हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने द क्विक शो में। और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अपना 100% दे रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं उन क्वेश्चंस का जो टीसीएस ने किसी न किसी एग्जाम में पूछे। और ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि टीसीएस वही संस्था है जो यूपी के सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको ट्रिक के साथ दूंगा और बेसिक भी साथ साथ आपको बताता चलूंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहे। और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स आती है तो आप ये वीडियो देख लीजिए और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपने पहले कहीं नहीं सीखी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं एज ए अकाउंटेंट ऑफिस ऑफ सीजी दिल्ली में वर्किंग, और मैंने काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए हुए हैं और कंपटीशन के क्षेत्र में मुझे लगभग लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं शुरू फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक व्यापारी अंकित मूल्य के 76% पर एक वस्तु खरीदता है और इसे अपने अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, हम मान लेते हैं वो जो वस्तु है उसका एमआरपी 100 रुपए है। ठीक है, और इस वस्तु को 76% पर खरीदता है। इसका मतलब 100 का 76% कैसे निकला? 100 का 76/100, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 76। यानी वो बुक मेरे को मिली 76 रुपए की, या कोई वस्तु जो भी थी। अब उसने क्या किया, इसे अपने अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचा। इसका मतलब है तुम्हारे अंकित मूल्य तो अभी भी 100 ही रुपए है ना उस वस्तु पे। आपने क्या किया, 8% की छूट पर इसको बेच दिया। इसका मतलब 100 का 8%, 8 रुपए, और इसमें से घटाया तो 92 रुपीज। इसका मतलब 92 रुपए की वो हमने जो वस्तु खरीदी थी 76 रुपए में, वो वस्तु बेच दी हमने 92 रुपए में। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो मेरा एसपी यानी विक्रय मूल्य बन गया, सेलिंग प्राइस, और ये मेरा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो मुझे टोटल ओवरऑल लाभ कितने रुपए हुआ? यानी मैंने 76 रुपए की वस्तु खरीदी और 92 रुपए की बेच दी, तो ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी। यहां से देख लो प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 12 में से 6 गए 6 और 8 में 7 गए 1। इसका मतलब मुझे 16 रुपए का प्रॉफिट है। अब एक चीज देखो, लाभ प्रतिशत काउंट कैसे करते हैं? लाभ जितना हुआ उतना बटे क्रय मूल्य जितने की वस्तु खरीदी गई थी, क्रय मूल्य, और इंटू 100। तो निकाल दो भाई साहब, लाभ कितना है? 16 रुपए। क्रय मूल्य मतलब मैंने वस्तु खरीदी कितने रुपए की थी? 76 रुपए की, इंटू 100। काटो फटाक से, 4 चौक 16, 4 कन 4, 4 चौक 4 नम 36। इसका मतलब बना 400 बटे 19। इसे डिवाइड करो फटाफट, 19 दूनी 38, 19 कन 19 एक जीरो और बढ़ा लिया जीरो, 19 पंजे 95, 5 जो आगे बचा चलो वो ऐसे चल जाएगा, तो ऐसी रिकरिंग होंगी। इसका मतलब 21.05। और वैसे भी आपको दिख रहा था जैसे ही 21 बना, आगे का आप देखो ही मत क्या चीज है, ऑप्शन मैच करो फटाक से निकलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा में लड़कियों का औसत भार 58.4 किग्रा है और उसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 68.4 किग्रा है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 60.9 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत क्या है? ठीक है, आपको मैं पहले बता दूं बेसिक से, एक मैं समीकरण दूंगा आप सॉल्व कर लेना, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं गर्ल्स मेरे पास है x और मेरे पास बॉयज कितने हैं? बाई मान लेते हैं। ठीक है, अब गर्ल्स का जो औसत है वो कितना है? 58.4। औसत की गुणा हो गई गर्ल्स की संख्या से, तो टोटल नंबर आ गया मेरे पास कितने किलो की हो गई सारी लड़कियां। उसके बाद मैं जोड़ देता हूं y, क्योंकि इतने लड़के हैं और एक लड़के का औसत वजन है 68.4। टोटल मिला के इतना वजन किसके बराबर है? x प्लस वाई। टोटल स्टूडेंट तो मेरे पास इतने हैं। ठीक है, और इनका सबका औसत कितना है? 60.9। आप यहां से इसे सोल्व करेंगे तो एक्स वाई का रेशो निकल जाएगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ये प्योर बेसिक है। ठीक है, ये है इसका बेसिक। अब बात करें शॉर्टकट की, तो शॉर्ट कैसा बनेगा? मैंने लिखा गर्ल्स जी, बॉयज मतलब बी। मैंने देखा 58.4 गर्ल्स का है और बॉयज का कितना है? 68.4 किलोग्राम। ओवरऑल मेरे पास दोनों का कितना है? निकाल लो, दे रखा है भाई 60.9।
इधर से इधर घटाओ, इधर से इधर घटाओ, घटाने के बाद माइनस का है प्लस का है, हमें लिखना प्लस का ही है। घटा दो भाई, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 8 गए 2, और 5 में से 5 गए 0, और पॉइंट लग गया ये। ठीक है, इधर से घटा लो, 14 में से 9 गए 5, पॉइंट, 7 में से 0 गए 7, खत्म। पॉइंट से पॉइंट यहाँ टाटा बाय बाय कर गया। 25 सेकंड, 25 25 दिया 75। ठीक है, इसका मतलब है ओवरऑल मेरे पास गर्ल्स कितनी है 3, बॉयज कितने हैं 1, कुल मिला के कितने स्टूडेंट हैं 4, लड़कियां कितनी है 3, इंटू 100 निकाल दो फटाक से, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 या 75, 75% क्या है गर्ल्स हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 घंटियां 11 AM पर एक साथ बजती हैं, वे क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? एक बात बताओ, चलो यहाँ थोड़ी सी बेसिक सीख लो जरा। एक घंटी है जो 20 मिनट, फिर 20 मिनट बाद यानी 40 मिनट बाद हो गई, उसके बाद फिर 60, उसके बाद फिर 80, फिर 100, अगली बार कब बचेगी 120 सेकंड बाद। इसका मतलब 20-20 सेकंड के अंतराल पर, सॉरी 20-20 मिनट के अंतराल पर बचती हैं। ठीक है, एक दूसरी है मेरे पास जो 30 मिनट के अंतराल में बचेगी। जब ये 30 मिनट बाद बचेगी तो इसका मतलब 60 मिनट हो जानी है तब, उसके बाद 90, उसके बाद 120, उसके बाद सेम आगे चलेगी 150, तो चलती रहेगी 30-30 मिनट के गैप पे 180, ये भी आगे चलती रहेगी ऐसी 150, समझ रहे हो। उसके बाद एक और है जो 40-40 मिनट के अंतराल पे बजती है, यानी ये 80 पे बजेगी, और ये 120 पे बजेगी, इसके बाद 160 पे बजेगी। तो पेपर में आपको ये ऐसे करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर होगा जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, समझ रहे हो। यानी वो ही नंबर मेरे को निकालना है बस। आपको यहाँ दिख भी रहा है कि वो नंबर 120 होगा, लेकिन यहाँ ऐसे आपको निकालना नहीं है, आपको निकालना है इसका एलसीएम, यानी 20,30,40। यानी मेरे पास 3 घंटियां हैं जो 20 मिनट के अंतराल पे और 30 मिनट के अंतराल पे और 40 मिनट के अंतराल पे बजती है। इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन सबसे कट जाए। इनमें जो कॉमन ढूंढ रहे हैं वो कट ही तो रहा है, इसका मतलब 20, 30, 40 का एलसीएम कितना बन गया 120। जिसे निकालना है वो बेसिक से निकाल लो, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं ऐसे एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से आप करोगे एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम 120 आ गया, इसका मतलब क्या है 120 मिनट। यानी मैं बोल सकता हूं कि जो घंटी है तीनों वो एक साथ 120 मिनट के गैप पे बजेंगी। इसका मतलब पहले बजी कितने बजे 11 AM पर, अब 120 मिनट बाद बजेंगे, इसका मतलब कितने 2 घंटे, 120 मिनट में 2 घंटे हो गए। तो 11 AM में प्लस के 2 घंटे अगर मैं जोड़ दूं तो इसका मतलब पहले 12 बज जाएंगे, फिर 1 बज जाएगा, यानी 1 बजे, और वो भी क्या PM, क्योंकि AM के बाद जब 12 बजेंगे तो AM, उसके बाद 12 बजते PM हो जाता है, फिर आगे चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना 1, क्योंकि 11 + 2 तो 1 बज गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो स्थानों P और W के बीच की दूरी 18 किलोमीटर है और एक नाव W से P धारा के प्रतिकूल, ठीक है, और फिर P से W धारा के अनुकूल वापस जाती है, आती है, और फिर पूरी यात्रा के लिए 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत पानी में नाव की गति बतानी है, वो भी किलोमीटर प्रति मिनट में। ये है मेन पॉइंट। तो ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट में। अब देखते हैं, यहां से P और यहां से W। अब प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब क्या है? प्रतिकूल मतलब कोई चीज हमारा विरोध कर रही है। अगर हमारी नाव ऐसे जा रही है, इधर ये मान लो धारा है, चलो, और नाव इधर से आ रही है, ऐसे हमारी नाव है, ये इधर से चल रही है और धारा इधर से चल रही है, तो एक बात तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी ना। इसका मतलब जब प्रतिकूल मिलेगा हमें तो हमारी धारा कम हो जाएगी, सॉरी हमारी स्पीड कम हो जाएगी। कैसे? हमारी जो बोट की स्पीड है वो और स्ट्रीम की स्पीड हमें घटानी पड़ जाएगी, तो B - S की स्पीड से बढ़ेंगे जब प्रतिकूल, मतलब हमारा विरोध कर रही है। ठीक है, अब धारा भी ऐसे चले और हमारी नाव ये वाली, ओहो, हमारी नाव भी ऐसे चले, तो इसका मतलब धारा की स्पीड भी और नाव की स्पीड भी, तो स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब हम चलेंगे फिर B + S की स्पीड से। कब? जब ये अनुकूल रहेगी। आपको वर्ड से ही दिख रहा होगा अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल मतलब हमारा साथ दे रही है और प्रतिकूल हमारे विरोध कर रही है। ठीक है, तो इसने बोला है एक नाव जो W से P की ओर, यानी W से P की ओर इधर हमारी नाव गई ये वाली, धारा चल रही है इधर, क्योंकि प्रतिकूल बोला है, ऐसे 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 धारा चल रही है,
तो जो हमने 18 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ये P से W तक 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो किस स्पीड से कवर करी? एक तो बोट की स्पीड, और जब मैंने कम घटा दी किसकी? स्ट्रीम यानी धारा की गति, जितनी धारा की गति उतनी घटा के तभी तो बढ़ेंगे, प्लस इतना समय हो गया। अब 18 किलोमीटर फिर गए, किससे? B प्लस S की स्पीड से। एक तरफ से हम धारा के साथ आए, एक तरफ से धारा के विपरीत गए, तो दोनों को मिला के हमें लगे 4.5 घंटे, इसका मतलब 9/2 घंटे। ठीक है, 4 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 9/2 यानी 4.5। अब इसमें S का यानी धारा का मान डाल दो भाई, 18 अपॉन बोट की स्पीड माइनस धारा की स्पीड प्लस 18 अपॉन आपकी नाव की गति और प्लस आपकी धारा की गति, कुल मिला के समय हमारा होना चाहिए 9/2 घंटे। अब दो तरीके हैं, एक तो आप इसे प्योर द्विघात समीकरण सॉल्व करें, दूसरा है कि आप इसको ऑप्शन से कर लें। ठीक है, तो मैं पहले आपको ऑप्शन वाला बता देता हूँ, उसके बाद द्विघात समीकरण सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस सॉरी ये वाली जो स्पीड है वो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, देखो, और जो मेरी ऑप्शन में स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति मिनट दे रखी है। अब एक बात बताओ जरा, अगर 18 किलोमीटर प्रति मिनट हुआ तो घंटे में चेंज करने के लिए 60 से गुणा, इसका मतलब मेरी स्पीड होगी 18 छक 108 और 0, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब यार आप एक बात बताओ, 18 किलोमीटर ही तो जाना है, इतनी स्पीड से तो हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे हम, ये तो सेकंडों में पहुंच जाएंगे, मिनट भी ना लगे। तो यानी ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता ना भाई। अब अगर ऑप्शन नंबर 9 लेते हैं यानी बी ऑप्शन, तो 9 गुणा 60 9 छंग 54, 540 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई 540 किलोमीटर एक घंटे में जाएगी अगर हमने नाव की गति 9 ले ली, और हमारे पास तो 4.5 घंटे लग गए। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी आंसर नहीं है गुरु। अब एक बात बताओ, सी 3 ऑप्शन ले लो, 0.3 इंटू 60, पॉइंट से पॉइंट कटा 0 और 0 यहाँ खत्म, 6 18। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इससे हो गई, और इससे कितनी बनेगी 15 इंटू 60, और ये उड़ा 0 बन गया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 0 और 20 तिया 60, यहाँ से बन गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट पुटअप कर दो 18, कोई से भी एक उठा लो, चलो ये वाला उठा लेते हैं, 18/9 माइनस 3 प्लस 18/9 प्लस 3 बराबर 9/2। यहाँ से बना 18/9 में से 3 के 6, 6 18, 3 घंटे यहाँ से बन गए, प्लस 18/9 9 3 12, 6 दूनी 12, 6 18। अब क्या देखो 3/2 का मतलब क्या 1.5 घंटे, इसका मतलब 3 घंटे यहाँ हो गए, प्लस के 3/2 घंटे यहाँ हो गए, जोड़ दो 3 दूनी 6 और 3 9/2 घंटे हो लग गए हमें, और वही तो यहाँ लग रहे थे। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है, डी। द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करेंगे? 18 कॉमन ले लो, देखो यहाँ देख लो, 18 कॉमन ले लिया मैंने, इधर से इसकी गुणा इसमें हो गई, तो यहाँ 1 बचा b प्लस 3, प्लस का निशान इस b माइनस 3 की गुणा इधर हुई, क्योंकि अब 18 की जगह 1 है ना, b माइनस 3 अपॉन बना b स्क्वायर माइनस 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर बटे 9/2। अब 9 शून्य उड़ा दो, टाटा बाय बाय, 9 दूनी 18। अब 3 से 3 उड़ा दो, टाटा बाय बाय, खत्म। 2b और सॉरी b और b 2b, और ये बन गया 4b, 4b बराबर b स्क्वायर माइनस 9, और इस 2 की भी गुणा इधर कर दो फटाक से, 4 दूनी 8b बराबर b स्क्वायर माइनस 9। जब आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, बी ऑप्शन टिक मारेंगे और गलत कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको देखना है कि किलोमीटर प्रति मिनट में पूछा है, इसका मतलब 9 किलोमीटर प्रति मिनट का मतलब है 60 से भाग देने, क्योंकि प्रति घंटा और एच की जगह घंटे की जगह 60 मिनट। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा 0.15 किलोमीटर प्रति मिनट। क्लियर हुआ? जल्दबाजी में बी ऑप्शन मारोगे अगर आपने द्विघात समीकरण से सॉल्व किया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट प्रदान करे तो उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। चलिए, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, पिछले सेट में भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अंकित मूल्य यानी 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। जब इनका रेशो निकलता है तो इनका अनुपात बनता है सीपी अनुपात एमआरपी।
तो 100 माइनस डिस्काउंट है 20, इसका मतलब 100 में से 20 घटे 80, और एमआरपी प्रॉफिट कितना है 25%, 100 में 25 जुड़ा 125। ठीक है, निकाल लो रेशो, निकाल लो फटाक से। 5 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो मेरा रेशो आ गया 16:25, यानी खरीदी गई वस्तु मेरे पास 16 रुपए की है और एमआरपी उस पर डला हुआ है 25 रुपए। अब क्या करना है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर मुझे 35% छूट देनी है। अब एक काम करो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम अपने अपने जीरो बढ़ा लें, कैलकुलेशन आसान करने के लिए सिर्फ। तो अब क्या करें, इसका 35% निकल के इसमें से घटा दो, या फिर इसका डायरेक्ट 65% निकाल दो, क्योंकि 35% छूट का मतलब है वो वस्तु 65% की बिकी है। ठीक है, इसलिए मैं 65% निकाल रहा हूँ। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 पंजे 125, 12, 25 छक्का 150 और 12 162, यानी वो वाला सामान वस्तु जो थी मेरे 1600 रुपए की आई थी, बिकी कितने की 1625 रुपए की। मुझे लाभ हुआ 25 रुपए का भाई साहब, यहाँ मुझे बैठ गया लाभ, और प्रतिशत में निकालूं तो 25 रुपए का लाभ, और किस पे, क्रय मूल्य पे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25/16% आ गया मेरा लाभ। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8 वर्ष पहले प्रकाश और प्रगति की आयु 3:4 के अनुपात में थी, और 9 वर्ष बाद उनकी आयु 4:5 के अनुपात में होगी। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। चलिए फटाफट करते हैं। तो हमारे भाई साहब है प्रकाश, और एक हमारी मैडम जी हैं प्रगति, प्रगति और प्रकाश अंकल हैं। 8 वर्ष पहले, यानी मैं मान लेता हूं यहां वर्तमान चल रहा है, इससे 8 वर्ष पहले, ये वाले 8 इसे काट लो। चलो 8 वर्ष पहले, इसका मतलब इनका अनुपात था 3:4। अगली लाइन में बोला 9 वर्ष बाद, यानी यहां से 9 वर्ष बाद ये 9, अब इनकी आयु होगी 4:5। अब एक चीज बताओ जरा बस मुझे, अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है और मैं आपसे 50 साल बाद पूछूं कि आपका भाई आपसे कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 2 साल ही बड़ा है ना। इसका मतलब आपका भाई हो बहन हो, जितने साल का गैप है वो गैप हमेशा मेंटेन रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते। समझ गए। तो इनका आपस में गैप देख लो भाई, प्रकाश और प्रगति में गैप कितना है, 1 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का। बिल्कुल सही बात है, गैप बराबर बैठना चाहिए, और अगर गैप बराबर नहीं होता, ये अंतर बराबर नहीं होता, तो हमें अंतर बराबर करना पड़ता। क्यों, क्योंकि जीवन का दस्तूर है, अगर 2 साल कोई बड़ा है तो वो हमेशा 2 साल बड़ा रहेगा, तब तक वो निमट नहीं जाता इस दुनिया से। ओके, तो मैंने देखा इस 3 से इस 4 तक जाने में लगा मुझे 1, लेकिन यहाँ देखो ये 8, ये 9, इसका मतलब ये तो पूरा गैप जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये तो 17 का है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू मेरे पास 17 है। कर दो फटाफट से गुना, 17 तिया 51, इसे अब मैंने इस वाले 17 से गुना कर दी। ठीक है, इसे लिख लेना ऐसे, इधर भी 17 से गुना, 17 चौका 68। इसका मतलब है प्रकाश जो है वो अंकल 8 साल पहले 51 साल के थे, और इसमें प्लस 8 अगर मैं जोड़ दूं तो वर्तमान में कितने हो गए, 59 साल के। ओके, इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं तो ये प्रगति मैडम हो गई हमारी 8 8 16 और 6 76 साल की। अब इसने क्या पूछा है, अब से 6 वर्ष बाद, तो भैया अब से 6 वर्ष बाद, अब इसमें 6 और जोड़ दो, तो यहां से निकल के आया ऐसे 9 6 15 65, और इसमें प्लस 6 जोड़ दो क्योंकि 6 साल बाद बताना है ना। ये अनुपात निकला 7 6 13 83, तो 65:83 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पाइप पी और क्यू निकासी पाइप है, यानी निकालने वाले, यानी पाइप पानी निकाल रहा है, क्रम से 5 घंटे और 12 घंटे में एक टैंक खाली कर सकते हैं। इसका मतलब पी एक टैंक है जो निकालने वाला है, और वो 5 घंटे में किसी टैंक को खाली कर सकता है भाई। ओके, एक क्यू है जो खाली करने वाला पाइप है, और इसको 12 घंटे में निकाल सकता है। टाइम टाइम फिक्स। आगे बढ़ते हैं। आर एक पाइप है जो टैंक को भरता है। ओके, आर एक पाइप है जो टैंक को भरता है, सभी पाइप एक साथ खोले गए। ओके, तो टैंक के 1/6 हिस्से को, चलिए एक बात बताइए, हम मान लेते हैं टैंक ये रहा, क्या बेहतरीन टंकी बनाई है, थोड़ी सी मुड़ गई समझ लो। 1/6 हिस्से का मतलब है इसके पूरे के 6 हिस्से कर लो। चलो तो मैं समझाने के लिए लिख दूं, 1 हिस्सा, 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6। वैसे ऐसा ऐसा बनाना चाहिए था कट करके, लेकिन चलो समझने के लिए समझ लो। इनमें से ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला 1/6 हिस्सा, क्योंकि 6 में से एक हिस्सा 80 मिनट में भरा। तो एक बात होता, पूरा टैंक कितने में भरेंगे ये तीनों, यानी आर भरने वाला पाइप माइनस पी निकालने वाला पाइप और माइनस क्यू खाली करने वाला पाइप, कितने में
80 मिनट इसमें, 80 मिनट इसमें, 80 मिनट इसमें, 80 इसमें, 80 इसमें, 80 इसमें, यानी 848। ये लेंगे 80 गुणा 6, यानी एक भरने में लग रहे हैं 80 मिनट, तो 6 भरने में लगेंगे 480 मिनट। लेकिन एक बात बताओ, ये तो घंटे में दिए गए हैं, तो 480 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 480 बटे 60, काटो फटाक से 6 48, तो 8 घंटे। इसका मतलब आर भरने वाला पाइप, पी और क्यू निकालने वाले पाइप जब एक साथ चलेंगे तो टैंक को 8 घंटे में खाली कर लेंगे। ठीक है, तो भाई साहब एक काम करो, सीधा सीधा हो गया, 12 पंजे 60 और 6 दूनी 12, 120 इसका एलसीएम आ गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये 12 ढाई और 8 8 पंजे 40 15। पी की क्षमता है 24 लीटर पानी निकालने की एक घंटे में, क्यू की क्षमता एक घंटे में 10 पानी निकालने की, और जब आर पी और क्यू चल रहे हैं तो 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। कैसे, ये है आर की क्षमता, और पी की क्षमता कितनी है 24 निकालने की, क्यू की क्षमता कितनी है 10 निकालने की, ओवरऑल निकल कितना रहा है माइनस के 15 लीटर। अगर यहाँ देखो ये बोला है खाली कर रहा है, यानी जब साथ काम कर रहे हैं सारे के सारे तो खाली कर रहा है पाइप, इसलिए माइनस का लगा, नहीं तो प्लस लगा था। ठीक है, आर माइनस के 34 इज इक्वल टू माइनस के 15, आर बराबर 34 इधर प्लस का हुआ, माइनस 15 घट गया, तो आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 14 से 5 के 9 और ये 19, यानी आर की क्षमता है 19, यानी आर एक घंटे में 19 लीटर पानी भर सकता है, क्योंकि आर भरने वाला पाइप है। ओके, मुझे 120 लीटर पानी भरना है और आर की क्षमता है 19, तो 19 छंग 114 और बचा 6 और डिवाइडेड बाई 19 घंटे में भर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी ने 4 6 8 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, प्रत्येक तिमाही के बाद, तिमाही मतलब 3 महीने के अंतर पर ए अपनी पूंजी आधी करता है, जबकि बी अपनी पूंजी को दोगुनी कर देता है। इनका कहने का मतलब है 3 महीने जैसे पूरे होते हैं तो ए ने जितने रुपए लगाए थे उसकी आधी कर दी, फिर 3 महीने में उसका भी आधा कर दिया, फिर 3 महीने में उसका भी आधा कर दिया। और बी ने क्या किया, बी ने अपनी पूंजी को जितना लगाया था 3 महीने बाद दुगना कर दिया, फिर 3 महीने बाद और दुगना कर दिया, फिर 3 महीने बाद और दुगना कर दिया। कब तक करा, तब तक 1 साल पूरा ना हो जाए। और सी भाई साहब ने क्या करा है, उन्हें अपनी पूंजी अपरिवर्तित छोड़ दी, मतलब जितने रुपए स्टार्टिंग में लगाए थे उन्होंने उतने ही लगाए। यदि एक वर्ष के अंत में ए का लाभ 13,500 रुपए था तो कुल लाभ कितना था। ठीक है, ये ए भाई साहब है, ये बी है, ये सी है। ए ने लगाए कितने 6 और बी ने कितने लगाए 4 और सी ने कितने लगाए 8। अब यानी ए के 6 रुपए तो 3 महीने तक लगे, उसके बाद फिर 3 महीने बाद आधे कर दिए यानी 3, अब उसके 3 महीने बाद आधे कर दिए 3, अब 3 का आधा 1.5 यानी 1.5। अब एक बात बताओ, वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी क्योंकि पॉइंट पॉइंट में जाएगा, वैसे मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा आसान करने के लिए कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 12 महीने को, इस 12 माह मतलब 1 साल को आप तोड़ेंगे 3 माह में, तो ऐसे से कितने बनेंगे 4 बार, यानी 4 3 माह बनेंगे। तो एक काम करते हैं, इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं 4 से, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 8 चौक 32, तो मैं कह सकता हूँ ए ने 24 रुपए लगाए थे, बी ने 16 और सी ने 32। ठीक है, ए के 24 रुपए लगे 3 महीने तक, उसके बाद क्या किया, इसने आधा कर दिया और 3 महीने तक लगे, फिर इसका भी आधा कर दिया 3 महीने बाद, फिर इसका भी आधा कर दिया 3 महीने। अब हो गए मेरे पास 3 3 3 6 12 यानी 12 माह, इसका मतलब 1 साल। बी ने क्या करा था, अपने स्टार्टिंग के रुपए 3 महीने तक तो लगाए, उसके बाद इस भाई साहब ने अपने रुपए दुगने कर दिए 3 महीने के लिए, फिर इसका भी दुगना कर दिया 3 महीने के लिए, और फिर इसका भी दुगना कर दिया 3 महीने के लिए। अब हो गया 1 साल। लेकिन सी भाई साहब ने क्या करा, अपने 32 के 32 रुपए 12 माह तक लगाए। ओके जोड़ दो फटाक से, जब इसकी गुणा करके जोड़ोगे तो 3 कॉमन आ गया, इधर वाले जोड़ दो बड़ा फटाफट, 6 3 9 9 2 11 4 15, 2 और 1 3 और 4 45, इधर 3 कॉमन लिया फटाक से, 6 2 8 4 12 8 20, 2 3 3 6 6 12 और 2 14, 2 1 और 2 240, और यहाँ से बन गया 32 इंटू 12। काटो फटाक से, ये रेशो चल रहा है, 3 से काटो, 3 से खत्म, 3 से खत्म, 3 चौक 12, और कटेगा नहीं, चलो लिख लेते हैं 45 अनुपात 240 अनुपात 4 दूनी 8 4 3 12 128। इसका मतलब है लाभ के रूप में ए को 45 रुपए मिलने चाहिए, बी को 240 रुपए मिलने चाहिए, सी को 128 रुपए मिलने चाहिए। अब इसने क्या बोला है कि ए को तो भाई साहब 1
सॉरी 13,500 रुपये मिले। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो वैल्यू है वो 45 की वैल्यू है ना, क्योंकि ए को 45 रुपये मिले ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 13,500 बटे 45 है ना। मुझे निकालनी कितनी है, टोटल लाभ कितना है, जोड़ दो इधर, 8 5 13, 4 2 6, 4 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, 413 रुपए का कुल लाभ है। अब मेरे पास 1 रुपए की वैल्यू 13,500 बटे 45 है, तो 413 की कितनी हुई, निकाल लो भाई। 9 पंजे 45, 9 का 9, 9 पंजे 45, 1500, 5 दिया 15, 300, गुना करो फटाक से इसकी गुना, डबल जीरो तो आ ही गया, 3 क्या 9, 3 का 3, 3 चौक 12, यानी 1,23,900। कौन सा ऑप्शन है, 1,23,900, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बेसिक बता दूं इस क्वेश्चन का, फिर फटाफट शॉर्टकट करते हैं। 3:4 का मतलब है ये संख्या अगर 3x थी तो ये 4x थी। अब क्या किया, 3x प्लस इसमें 30 जोड़ दिया, इस वाले में भी 4x प्लस 30 जोड़ दिया, तो अनुपात हो गया 9:10। तो करो कैलकुलेशन फटाक से, 3x प्लस 30 बटे 4x प्लस 30 बराबर अनुपात है 9/10। फटाक से कैलकुलेशन करो, 10 दिया 30x प्लस 10 की गुणा 300, 30 से हुई 300, 9 चौक 36x प्लस 9 दिया 27, 270, 30x इधर ले आए, 270 इधर ले आए, तो 300 में से 270 गए 30 रुपए, और इधर 36 में से 30 गए, इसका मतलब बचा 6x। तो x का मान आ गया 30/6 बराबर 5। x का मान 5 इसमें डाल दो, इधर फटाक से 3 गुना 5, ये बन गया 15, और ये बना 4 गुना 5, ये बन गया 20। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब आप शॉर्ट कर देखो फटाक से पेपर में कैसे करोगे। मैंने देखा 3:4, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात कितना हो गया, 9:10। बस आपको यही देखना है कि ये गैप सेम है, अगर है तो आपका शॉर्ट ट्रक काम कर जाएगा फटाक से। 3 से प्लस हुआ 6, 4 से प्लस हुआ 6, ये दोनों सेम जैसे देखिए, फटाक से देखा कि 6 की वैल्यू कितनी दी गई है 30, तो कितने का गुना चल रहा है 5 का, इधर कर दो 5 दिया 15, इसमें कर दो 5 चौक 20, तो 15 और 20 में आंसर फटाक से, समझ रहे हो। और ये जब ही करना है जब गैप बराबर हो, ठीक है, नहीं तो बेसिक से जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी मिश्र धातु ए और बी में तांबे का जस्ते से अनुपात क्रम से 3:4 और 5:9 है। इसका कहने का मतलब, एक मेरे पास मिश्र धातु ए जिसका तांबा और जस्ता का अनुपात जो है वो है 3:4, और मेरे पास बी भाई साहब एक मिश्र धातु है जिसका अनुपात है तांबे और जस्ते का 5:9। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए और बी को 2:3 में अनुपात में मिलाना है। इसका मतलब ये 2 लेना है, 2 लीटर 2 किलो कुछ भी, और ये 3 किलो 2 लीटर जो भी ले रहे हैं, मतलब 2 और 3 के अनुपात में लेना है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, सबसे पहले हम कर लेते हैं इनका 4 3 7, इधर मेरे पास 7 है, इधर 9 5 14 है। तो एक काम करते हैं, मिश्रण तो बाद में मिलाएंगे, पहले इनको इक्वल कर लो। इसका मतलब है इससे तो गुणा 2 करनी पड़ेगी 14 बनाने के लिए। अब हो गया सिस्टम क्लियर। अब इसको 2 लीटर मिला दो, इसमें 3 लीटर मिला दो, अब कर दो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी ए हो गया 12। इनकी गुणा यानी गुणा, अब गुणा 400 होगी ना, यहाँ ये जो दे रखा है, तो 4 की गुणा इसमें करी, 4 तिया 12, अनुपात 4 चौक 16। अब इस 3 की गुणा 3 पंजे बी वाली, 3 पंजे 15 और 3 नम 27। तो मेरे पास तांबा और जस्ता आ गया अलग अलग ए और बी का, फटाक से जोड़ दो, 27 अनुपात 7 6 13 और 3 और 1 4, 43, 27 अनुपात 43, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, आपको मैं बता दूं, पहले परिमेय क्या होता है फिर वर्गमूल बता देता हूं। ठीक है, परिमेय का मतलब है कि परफेक्ट नंबर बनना चाहिए जब वर्गमूल से बाहर निकले। देखिए आपने पढ़ा होगा वर्ग, ये है वर्गमूल, जरा ध्यान से सुन लो, 2 मिनट लगेगी। ठीक है, वर्ग जैसे 1 का वर्ग 1, वर्ग स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ऐसे अगर मैं बोलूं कि, जैसे मैं बोल दूं चलो 49 का वर्गमूल तो ये 7, और 64 का वर्गमूल मतलब 8, और 81 का वर्गमूल इसका मतलब 9। वर्गमूल का मतलब है ऐसे अंडर रूट चढ़ना। ठीक है, वर्गमूल मतलब 1/2 पावर और वर्ग मतलब 2 पावर। ठीक है,
किसी भी संख्या की 2 घात वर्ग होती है, किसी भी संख्या का वर्गमूल 1/2 घात होती है। क्लियर हो गया इतना? अब परिमेय में आपको बता दूं, परिमेय का मतलब है कोई भी संख्या जब अंडर रूट से बाहर निकले तो परफेक्ट निकले, ऐसे नहीं कि कभी छोटी पड़ गई। जैसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 51 इज इक्वल टू क्या, क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है इसलिए परिमेय संख्या नहीं निकल सकती। ये जाएगी डिजिट रिकरिंग में। रिकरिंग मतलब पॉइंट बैठता रहेगा, पॉइंट समथिंग 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 चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या वो होती है जो पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। ओके, तो खत्म तो तभी होगी जब वो अंडर रूट से बाहर निकलेगी। तो अब एक चीज समझो जरा, वर्ग की 3 चीज मैं आपको बता दूं, बस उन 3 में से किसी एक को लगाओ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में तीनों लगानी पड़ जाए। फर्स्ट चीज क्या आती है कि किसी भी वर्ग का इकाई का अंक, किसी भी वर्ग का इकाई का अंक जो है वो होगा 1, 4, 9, 6, 5 और 0। देखो, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाले होंगे। कौन कौन से इकाई के अंक नहीं हो सकते? इकाई का अंक मतलब देखो, इकाई पे अंक आने वाला आप कोई सा भी निकालो। 11 का निकालो 121, 13 का निकालो 169, 18 का निकालो 324। यानी कुछ भी किसी का भी वर्ग निकालो, किसी भी संख्या का, हमेशा ये डिजिट आएंगी। कौन सी नहीं आएंगी? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। मतलब ये नंबर नहीं आएंगे और ये नंबर आएंगे। समझ गए? अगर किसी भी संख्या के पीछे ये नंबर आए दिखें, इसका मतलब वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी। तो अब पहली ट्रिक से हम लगाएं क्या इसमें? हाँ, हम देखेंगे इकाई का इसमें 9 है, हाँ होता है। इसमें भी है, हाँ होता है। इसमें भी 4 है, हाँ होता है। देखो, लेकिन लेकिन 8 नहीं होता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ गए? तो पहली ट्रिक तो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा एक ही ऑप्शन कटा है। अब आप या तो एक काम करो, प्योर बेसिक से जाओ और सारे ऑप्शन चेक कर लो, या जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे देख लो। मैं तो सारे इसी से क्वेश्चन करते आए हूँ और मेरा आज तक टीसीएस के सारे क्वेश्चन इसी से हुए हैं। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे हमें क्या चेक करना है? सेकंड नंबर पे हमें चेक करना है ढाई तक अंक, यानी लास्ट के 2 अंक। इसमें मैं लिख देता हूं लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट से मतलब क्या है? किसी का भी वर्ग निकालू। देखो, अभी मैंने 13 का निकाला तो इसके लास्ट के 2 अंक 69, 18 का 24, 21 के सॉरी 11 के वर्ग में लास्ट के 2 अंक 21 और 36 में लास्ट के 2 अंक 36, सॉरी 6 के वर्ग में लास्ट के 2 अंक 36, 5 के वर्ग में 25। अगर मैं और निकालना चाहूं तो 14 का स्क्वायर होता है 196, इसका लास्ट में 96। तो कहने का मतलब है किसी भी वर्ग के लास्ट के 2 अंक 1 से लेके 24 तक के जितने भी वर्ग हैं, इनके लास्ट के 2 अंक से मैच करेंगे। मतलब आप 1 से लेकर 24 तक के वर्ग निकाल लो, उनके लास्ट के जो 2 अंक रहेंगे वो किसी भी दुनिया में किसी भी नंबर का वर्ग निकाल लो, उसके लास्ट के 2 अंक इन 1 से लेकर 24 तक के लास्ट के 2 अंक से मैच कर जाएंगे। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक साधारण बात भाषा में समझिए, जैसे 49 लास्ट के 2 अंक है लेकिन 7 के स्क्वायर में आता है, इसका मतलब ये वर्ग हो सकता है। ये लास्ट में 49 ये भी हो सकता है। और 24 324 के स्क्वायर में आता है, सॉरी 18 के वर्ग में आता है। मैंने निकाला है, देखो 324 यानी 24, इसका मतलब ये भी आता है। अब हमारी सेकंड ट्रिक तो फेल हो गई। अब बारी आती है हमारे ब्रह्मास्त्र की। इस थर्ड मेथड को मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र, हमारा ब्रह्मास्त्र है ये। समझ गए? इससे हमारे 99% क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी के 1% इससे भी हो जाते हैं, इससे भी हो जाते हैं, और ये ब्रह्मास्त्र तो है ही है। ब्रह्मास्त्र हमारा क्या कहता है? ब्रह्मास्त्र हमारा बात करता है डिजिटल सम की। ठीक है, यानी डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है भाई साहब? एक का वर्ग है मेरे पास, एक के वर्ग का डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम एक ही है। इसका डिजिटल सम कितना है? 4 ही है। इसका डिजिटल सम कितना है? 9 ही है। लेकिन इसका डिजिटल सम कितना है? 6 और 1 7। इसका डिजिटल सम कितना है? ये मैं लिख दूं ताकि आप उतारो तो दिख जाए, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लेना। ये डिजिटल सम है। 5 और 2 7, 6 और 3 9, किसी भी संख्या का निकाल लो। 4 और 1, अच्छा यहाँ देखो 196, 9 और 1 10 और 6 16। अभी 16 बना, भी मुझे इकाई के अंक में पहुंचाना है। 6 और 1 7। और चलो कोई से भी और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 19 का। 19 का वर्ग 361। इसका डिजिटल सम कितना बैठेगा? 6 3 9 और 1 10। अभी तक 2 अंकों में मुझे 1 में ले जाना है, इसका मतलब 1 + 0 1। ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ। चलो 24 का ले लेते हैं। 24 का 576 होता है, जोड़ लो। 7 5 12 और 6 18। अभी तक 2 अंकों की संख्या मुझे 1 में तोड़ना है, तो 8 और 1 9। इसका मतलब आप देख रहे हैं
कि किसी भी संख्या का डिजिटल सम किसी भी वर्ग का या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा, बस इतना होगा। आप 1 से लेकर अनंत तक कितने भी संख्याओं का वर्ग निकालो, उनका डिजिटल सम करो, उसके बाद जो भी सम आएगा वो 1, 4, 7, 9 में से हमेशा 1 होगा। आप कुछ भी ले लो। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, चलो 26 का वर्ग होता है 676। जब इन्हें जोड़ोगे तो 7 6 13 और 13 6 19 और 9 और 1 10। अभी भी 2 डिजिट में, तो जोड़ लो 1, यानी 1। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 1 4 7 9 बैठेगा। अगर आपको और समझने तो और समझ लो, अगर आपको और एग्जांपल समझने तो एक काम करो, आप जोड़ लो 27 का वर्ग, कितना होता है 729, यानी 7 2 9 और 9 9 18, 8 और 1 9। इसका मतलब इसका क्या बैठा 9, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ 9। किसी का 7 बैठेगा, किसी का 4, किसी का 1, किसी का 7। तो अब जोड़ते हैं इसमें डिजिटल सम। अगर ये किसी संख्या का वर्ग है, इसका मतलब ये तो तभी इससे बाहर निकलेगा जब इनका डिजिटल सम इतना बनेगा, है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपसे। तो जोड़ो फटाक से, 5 2 7 और 1 8, 8 4 12 और 9 21 और 2 और 1 3, 3 तो किसी का होता ही नहीं है। यहाँ जोड़ो 9 4 13, 13 5 18, 18 2 20 और 6 26। यहाँ बैठ गया 26, 6 और 2 8 और 8 भी किसी का डिजिटल सम नहीं होता। ये ऑप्शन खत्म। जब ए ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, हमें सी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डी तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं भाई। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं कर देता हूँ। जोड़ लो 4 2 6, 6 4 10, 5 15 और 3 18 और 1 19। 19 को जब जोड़ोगे तो बनेगा 10, और 10 को जब एक डिजिट में बनाओगे 1 + 0 1। इसका मतलब बैठ गया 1। तो मैं यही बोल रहा था, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा उसका डिजिटल सम जब करोगे तो 1 4 7 9 ही बैठेगा। बस ये 3 है हमारे जो इन वाले क्वेश्चंस में लगने हैं। बहुत आसान है। पहले एक अंक देखेंगे जो ये होते हैं, ये नहीं होते। फिर लास्ट के 2 अंक देखेंगे जो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग में आते हैं, वही लास्ट के 2 अंक होते हैं किसी भी वर्ग के। और बाद में हमारा ब्रह्मास्त्र आता है, थर्ड डिजिटल सम। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं छोड़ेंगे और ये क्वेश्चन पक्का किसी न किसी की शिफ्ट में आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 15 18 24 में से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 प्राप्त हो और वो संख्या 13 से भी पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक, उसके बाद बताऊंगा आपको इसका शॉर्टकट। बेसिक क्या कहता है हमारा, मेरे पास एक ऐसी संख्या होनी चाहिए ये जिसे मैं 15 से भी डिवाइड करूं और 18 से भी डिवाइड करूं सेम नंबर को, और मैं इसी नंबर को 24 से डिवाइड करूं तो हमेशा 8 शेष बचे इन सब से। ठीक है। लेकिन जब मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड करूं तो भाई साहब ये पूरा कट जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल। अब एक काम करते हैं, तो एक ऐसा नंबर जो 15 से भी कटे, 18 से भी कटे, 24 से भी कटे, वो नंबर ढूंढ लूं और उसमें 8 शेष जोड़ दूं तो डिवाइड करने के बाद 8 शेष ही बचेगा। कैसे? तो एक काम करते हैं, 15 18 24 का एलसीएम ले लो फटाक से। एलसीएम कितना बनेगा? यहाँ से बन गया 3 × 5, यहाँ से बन गया 3 × 6, यहाँ से बन गया कितना 6 × 4। तो 6 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, लेकिन तो एक काम करते हैं, 5 × 15, 15 दूनी 30 और 6 18 2, 360 एलसीएम आ गया। आप निकाल लेना, 360 एलसीएम निकलेगा। ठीक है। तो 360 एलसीएम का मतलब क्या है कि वो संख्या 360 तो कटेगी कटेगी। अगर मैं प्लस का 8 जोड़ दूं तो 368 बन गया। अब ये नंबर 13 से कटना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और जब 13 से काटोगे, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 4, 4 शेष बच रहा, नहीं कट रहा, इसका मतलब आंसर गलत हो गया। अब आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि यहाँ नहीं करना है ऐसे। एलसीएम लेने के बाद तुरंत क्वेश्चन कैसे करना है। एलसीएम 360 किसी नंबर से भाग हुई होगी और 8 जब इसमें शेष जोड़ा तो ये नंबर 13 से कटना चाहिए। ठीक है। तो इसे काटो, 13 दूनी 26 और बचा 10, 0 13 7 91, इसका मतलब 9। तो मेरे पास 9 शेष बचा। 9 गुना x प्लस 8 अपॉन 13। x का मैं ऐसा मान रखूं कि इसमें 9 से गुना करूं और 8 जोड़ो तो 13 से कटना चाहिए। कैसे? मैं पहले 1 रख देता हूं। यहाँ मैंने पहले 1 रखा तो बना 9 का 9 और 8 17, जो कि 13 से नहीं कटेगा। फिर मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 9 दूनी 18 और 8 26। यहाँ 26 बटे 13 जैसे ही कटा, इसका मतलब ये 2 बार कट गया, तो x का मान 2 आ गया। समझ में आया? वो तो 36 दूनी 72, इसका मतलब 720 और प्लस 8 इसमें जोड़ दो तो वो नंबर बन गया 728। और 728 के वो नंबर नहीं बताना था, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताना है। तो जोड़ दो, 7 2 9, 9 और 8 17। तो उसके अंकों का योग कितना है? 17। ए ऑप्शन। ये था आपका बेसिक मेथड और लोग इसे शॉर्टकट समझते हैं।
लेकिन 90% क्वेश्चंस में इस टाइप में हमेशा क्या पकड़ा जाता है कि 9 का मल्टीपल। ठीक है, आपको 9 का मल्टीपल देखना है और 90% क्वेश्चन में आपको 9 का मल्टीपल मिल जाएगा। या तो 9 मिलेगा, 28 मिलेगा, 17 मिलेगा, सॉरी 27, 18, 9 का मल्टीपल दिखेगा। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का विभाज्यता रूल कहता है कि 9 से वो संख्या कटेगी जिनके अंकों का योग 9 से कटेगा। अब एक चीज बताऊं, आपसे बोल लूं कि 9 से जब एक काम करो 12 को डिवाइड करो, इसका मतलब 12/9 करूं तो कितना शेष दे रहा है भाई? 9 का 9 3 शेष दे रहा है। आपको कैसे पता लग गया? डिवाइड किया ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर कोई नंबर 9 से कटे और वो 3 शेष दे, इसका मतलब वो उसका योग कुछ भी हो, कुछ भी योग बैठ जाए। अब एक बात बताओ, 2 और 1 3, क्या 3 योग कटता है 9 से? नहीं, तो 3 शेष बच गया। अगर मैं बोलूं 15/9, अब बताओ शेष कितना बचेगा? एक तरीका क्या है, भाग दे लो, 9 को 9 से 6 शेष बच गया। अरे मैं ऐसे भी गिन सकता हूँ, 5 और 1 6, यानी 6 शेष बचेगा। और दूसरा 4 5 2 डिवाइडेड बाई 9, अब मुझे बताओ कितना शेष बचेगा? तो एक काम करो, जोड़ के देख लेते हैं भाई। 5 और 4 9, 9 और 2 11, जब 11 को भाग देंगे 9 से तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 4 9, 9 से 9 खत्म, 2 शेष डायरेक्ट बच गया। ओके, अब आप समझ में मैं क्या लॉजिक लगाने वाला हूँ? हाँ, जब वो नंबर 18 से कटता है तो मेरे पास शेष कितना बचता है? 8। और जब मैं उस संख्या का योग करूंगा, यानी उस संख्या के डिजिट जोड़ूंगा, तो जब भी तो 9 से डिवाइड करने के बाद 8 शेष बचना चाहिए कि नहीं? हाँ, तो अब एक बात होती है, जब 18 है उस संख्या के अंकों का योग, और जब 9 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कट गया, शेष तो बचा ही नहीं, खत्म। जब 15 को 9 से डिवाइड करो तो कितना शेष बचा? 6। बचना कितना चाहिए था? 8, ये भी खत्म। जब इसे 16 को 9 से डिवाइड करा, कितना शेष बचा? 9 7 7, बचना चाहिए था 8, ये भी खत्म। लेकिन जैसे ही मैंने 9 से डिवाइड करा 17 को, 9 का 9 और 8 शेष बच गया। अरे वही तो बचाना चाह रहा था, शेष 8 बचना चाहिए, तो बस आंसर ए। तो जब भी इन सवालों को ऐसे करने का मौका मिले तो आप विशेषकर इस परिस्थिति का फायदा उठाएं और 9 का मल्टीपल चेक करके फटाक से आंसर दिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करने में कम से कम 1 मिनट जाएगी और ये आपका क्वेश्चन 30 सेकंड से अंदर अंदर हो जाना है। समझ गए? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि 9 का विभाज्यता का रूल कैसे इसमें लगाना है, और 90% क्वेश्चन में आपको 9 का मल्टीपल मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो संख्या क्या है? तो भाई अगर वो संख्या x है और उसका 45% यानी 45/100 135 है तो संख्या निकालनी है। x का मान फटाक से कैलकुलेशन, 135 इस 100 को ले गए इधर गुणा में, नीचे आ गया 45 और यहाँ से 45 थी 135 होता है, तो x बराबर 300। आंसर लल्लू सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि होती है और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपए है। यानी अगर एक खिलौने को मैं बेचूं, मान लो ये सीपी है मेरा, और हानि का मतलब क्या है? पीछे जाना। मान लो ये हानि हुई 13% की, ठीक है, और अब क्या बोल रहा है? 11% के लाभ पे इसे बेच दो, यानी ये 11% के लाभ पर। तो जो अंतर है ना, एक बात तो इस 13% से लॉस यानी हानि से मुझे लाभ तक पहुंचने में क्या कवर करना पड़ा? एक तो 13% ये चला, फिर 13% सॉरी 11% ये चला, तो कुल मिला के मैं चला 13 + 11, इसका मतलब 24%। और ये 24% बराबर दे रखा है 108 के, क्योंकि यहां से यहां तक का गैप इसने दिया है मुझे क्वेश्चन में 108। अब यदि 12% का लाभ अर्जित करना है तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताना है। ओके, यानी उस खिलौने का 24% कितना है? 108। 1% कितना है? 108/24। मुझे निकालना है कितना है? 12% का प्रॉफिट। इसका मतलब डायरेक्ट 112 कर दो, आप इसका 100 निकाल लो, फिर 12% जोड़ो, बात तो एक, क्योंकि डायरेक्ट 112 निकाल लो, काटो फटाक से। 6 चौक 24, 6 कन 6, 6 अट्ठे 48, 4 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 18 अट्ठे 144, कितना बचा? 14 शेष, 18 दूनी 36 और 14 50, यानी आंसर क्या बन गया? 504 रुपए। इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 4 3 2 0 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c तो a b c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंड मैंने आपको पढ़ाए हैं। 4 3 2 0 को फैक्टर कर लो फटाक से, इसे 2 से डिवाइड कर लो। पहले 2 दूनी 4, 1 2 छंग 12 0 गुना 2 लिख लिया। इसे अब और तोड़ो फटाक से, इसे देखो 216 को दिख रहा है 6 का क्यूब, ये 6 की क्यूब, और इधर बना ये 0 10, तो 2 गुना 5, और ये बना 2 तो 2 लिख दिया।
अब 6 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1 2 2 ये और 5 की पावर 1। तो अब 2 की पावर 3 की पावर सब अलग अलग कर लो, 2 की पावर 3 ये है, 2 ये है, तो 2 की पावर कितनी बन गई 5 गुना 3 की पावर ये कितनी है 3 गुना 5 की पावर ये कितनी 1। तो यही तो पूछा है। अब कंपैरिजन कर लो, 2 की पावर a यानी a 2 की पावर तो मुझे 5 दे रखी है, तो a का मान कितना बना 5, b का मान 3 की पावर पे कितना है 3 और c का मान 5 की पावर पे कितना 1। तो a का मान 5, b का 3, c का 1। किस ऑप्शन में, 5 3 2 नहीं, 4 3 5 3 1, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 75 85 26 45 और 40 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी इनके आपस में मैं गुणा करूं तो अंत में कितने शून्य बनेंगे। अब एक बात बताओ, 1 2 और 1 5 मिलके हमारा एक शून्य देता है। अगर ऐसे ही मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कर दूं तो मेरे पास कितने शून्य बनेंगे, दो दो शून्य बनेंगे। कर लो, 2 दूनी 4 गुना 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, बन गए 2 जीरो। इसका मतलब जब मेरे पास 2 और 5 का एक जोड़ा बनेगा तो मेरे पास एक जीरो बनेगा। अगर मेरे पास 5 जोड़े बनेंगे तो 5 जीरो बनेंगे। आप यहाँ देखो, मेरे पास 2 जोड़े थे, एक 2 गुना 5 ये वाला और एक 2 गुना 5 ये वाला, जब तो 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25 बना। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो 2 जीरो बन गए। इसका मतलब मैं ढूंढ सकता हूँ 5 और 2 कितने बनेंगे। हाँ, तो 75 को मैं इधर लिखूंगा, 75 गुना 85 गुना 26 गुना 45 गुना 40, फटाक से तोड़ो इसे, 25 गुना 3, इसे मैं लिख सकता हूँ 17 गुना 5, इसे लिख सकता हूँ 13 गुना 2, इसे लिख सकता हूँ 9 गुना 5, इसे लिख सकता हूँ 8 गुना 5। तो मेरे पास 5 कितने हैं, अच्छा इसमें 5 की पावर 2 है, 5 पंजे 25, 5 की पावर 2 1 2 3, यानी 5 की पावर 3 और है मेरे पास, तो कुल मिला के मेरे पास 5 की पावर है 5। अब मेरे पास 2 कितने हैं, यहाँ तो 2 भी नहीं, यहाँ भी 2 नहीं, यहाँ एक 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 पावर ये है और ये है 2 की पावर 3 पावर ये है। तो मेरे पास 2 की पावर कितने हैं, 3 और 1 4। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 5 है तो मेरे पास जोड़े कितने बनेंगे 4। तो आंसर क्या बन गया 4। कैसे, 1 2 1 5 के साथ आ गया, फिर 1 2 1 5 के साथ आ गया, 1 2 1 5 के साथ आ गया, 1 2 1 5 के साथ आ गया। अब तो मेरे पास 2 खत्म हो गए ना भाई साहब, ये तो 2 मैंने 4 बार ले लिए, 4 ही लेने थे, समझ गए। अब 5 मेरे पास कितने ही फालतू हो, मुझे तो इसमें से 2 और 5 में से जो कम है वो ढूंढना है और उतने ही जीरो बन जाएंगे। तो मेरे पास 2 और 5 में से 2 कम है, वो भी 4 बार है, तो इसलिए 4 जीरो बनेंगे क्योंकि 4 जोड़े बन गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 18 और 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचे। चलो, सब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बार 9, डिवाइड करके देख लो, 18 और 11 से कटनी चाहिए। 18 और 11 का एलसीएम कितना, 11 8 88, 8 11 11 और 8 19, 198। इसे डिवाइड करो फटाक से, 2 5 2 10, 5 बार, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 1 5 4 9, 9 डबल अंक उतारा 0, यहाँ से कितनी बार गया, फिर 5 बार गया, तो ये बन गया 990, 9 शेष बचा मेरे पास, ठीक है। यहां से मेरे पास 9 शेष बचा, इसका मतलब ये संख्या अगर मैं इसमें से 9 घटा दूं, यानी 5 बार 9 में से मैं 9 घटा दूं तो ये संख्या कट जाएगी, किससे, ये संख्या कट जाएगी 198 से, यानी 18 और 11 से। लेकिन मुझे वो संख्या बतानी है जो कट भी जाए और 7 शेष दे, इसका मतलब शेष फल जोड़ दो इसमें भाई साहब 7। तो 9 9 9 9 7, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। आपको एक मेथड और याद आ रहा है, अभी मैंने पीछे बताया, इसमें दे रखा है कोई नंबर ऐसा है जो 18 से डिवाइड करने पर 7 शेष फल देता है। इसका मतलब क्या है, उस संख्या के अंकों का योग अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 7 शेष फल देगा। समझ में आ रहा है, आप करके देख लो। 9 9 9 9 9 खत्म, 8 9, ये तो 9 से पूरी कट रही है, 9 9 18, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 8 8 16, ये दे रहा है, 9 9 ये भी खत्म, ये भी दे रहा है, और ये मतलब इस वाले मेथड से 2 ऑप्शन कट रहे हैं। बाकी उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, शेष फल इसमें से घटाने के बाद शेषफल घटा दो और फिर डिवाइड करके देख लो कि कौन सा कट रहा है 11 से, ठीक है। कोई से भी एक कर लो, इसमें से कर लो, चलो 7 ही घटा लो, देख लो, मतलब 7 शेषफल घटा दो और फिर 11 से चेक कर लो। जब 2 ऑप्शन तो कट ही गए ना। वैसे बेसिक भी इतना आसान है, फटाक से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
जब 74 की पावर 100 को 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो निम्नलिखित में से शेष फल क्या होगा। इसका मतलब 74 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या होगा शेषफल। एक बात बताओ, 74 की पावर 100 का मतलब क्या है, 74 गुना 74 गुना 74 कितनी बार, 100 बार, है ना। इसे डिवाइड करो 9 से, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसे करके देख लो, तो हर बार कितना शेष बचेगा, 2 गुना 2 गुना 2 डॉट 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 कितना, 100 बार, है ना। यानी मैं लिख सकता हूं ऐसे 2 की पावर 100 बटे 9, बात तो यही हुई ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो बटे में दिया गया हो ऊपर वाली संख्या का ट्राई करना, या तो -1 बने या +1 उसमें जोड़ के बने। कैसे, मैं इसे बना सकता हूँ 8 और वो 9 - 1 बन जाएगा। जैसे इसे मैं लिख सकता हूँ 8 या इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 क्योंकि 8 हो गया, और 3 क्योंकि 100 से नहीं करता तो 33 बार 33 से 99, और क्योंकि 100 पावर करनी तो 1 2 एक्स्ट्रा लिख, और डिवाइडेड बाई 9। 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 33 और गुना 2 बटे 9। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 9 - 1 की घात 33 और गुना 2 बटे 9, इधर करता हूं, ठीक है। अब 9 से तो 9 कटेगा ही, जब -1 को डिवाइड करेंगे 9 से तो बनेगा -1, और -1 की पावर है 33, और इधर गुणा 2 डिवाइडेड बाई 9। अब -1 की पावर 33 तो मेरे पास बन गया -1 और गुणा 2 बटे 9, तो मेरे पास शेष बना -2 बटे 9। मेरे पास शेष आया -2। इसका मतलब 9 से 2 कम कर दो, कितना बन गया 7। इसका मतलब मेरे पास शेष बनेगा 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, 4.53 के ऊपर बार है, प्लस 1.046 के ऊपर बार है, और 0.499 के ऊपर बार है। फटाक से जोड़ना शुरू करो, कुछ मत करो। 4.53 बार का मतलब है अनंत टाइम तक जिनके ऊपर बार लगा है वो लिखते चलाओ लिखते चलाओ, तो कब तक, जब तक थको नहीं। मैं तो 6वीं या 7वीं 8वीं खत्म कर देता हूँ क्योंकि आंसर मिल जाता है। 1.046 के ऊपर बार है, इसका मतलब 46 46 46 46 ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद है 0.4 और 9 के ऊपर बार है, 9 9 9, जिसके ऊपर बार है सिर्फ वो ही डिजिट्स चलती रहेगी जब तक थको नहीं लिखते लिखते। सबके पास जोड़ कर निशान जोड़ दो। 4 3 7 9 7 16, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 6 6 12 और 9 21, हासिल लगा 2, 3 2 5 4 9 9 18, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 6 6 12 और 9 21, हासिल लगे फिर 2, 3 2 5 4 9 9 18, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 6 6 12 और 9 21, हासिल लगे 2, 3 2 5 4 9 9 18, हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 6.0 और 81 81 81 रिपीट हो रहा है, तो 81 के ऊपर बार आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो ये थे आपके 19 सवाल जो किसी न किसी टीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।